बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंटी टेस्ट का जो नजफ सेशन है इसमें मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 48 होगा। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा चैप्टर 6 जो है वो हमने 6.3 तक उसका काम MCQs के हवाले से कंप्लीट किया था। अच्छा जी, 6.4 में जो काम कर रहे हैं वो पैराबोला से रिलेटेड काम है सारा। और पैराबोला जो है ये समझ लें कि जिस तरह 4 हमने कोनिक्स पढ़नी, उनमें से एक कोनिक पैराबोला भी है। सर्कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब पैराबोला का हमारा स्टार्ट है। फिर एलिप्स और हाइपरबोला हमने इसके बात करना है। तो पैराबोला सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि किस तरह की कोनिक होती है। तो डिफ़ाइन इसको यूँ करते हैं हम कि ये है लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन। कैसे पॉइंट्स होंगे? लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस जो है whose distance from a fixed point and a fixed line is same। देखें, सर्कल में आपने कहा था कि सर्कल क्या है? लोकस है उन पॉइंट्स का जिनका डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से सेम रहे। बस यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ दो चीज़ें आ चुकी हैं बीच में। दो चीज़ें कौन सी हैं कि ये उन पॉइंट्स का लोकस है जिनका डिस्टेंस अगर लेते हैं ना, डिस्टेंस हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, एंड अ फिक्स लाइन, और एक फिक्स लाइन से सेम हो। तो इसका मतलब यहाँ कंपैरेटिव स्टडी है, एक तरफ से हम डिस्टेंस पॉइंट से ले रहे हैं और एक तरफ हम लाइन से, और दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम आए तो हम कहते हैं उन पॉइंट्स का जो लोकस है वो क्या है? वो पैराबोला है। यहाँ इसकी मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं यहाँ इसकी एक प्रॉपर डायग्राम बना के इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने लिखूँगा। तो ये देखें, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि प्लेन के अंदर एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, F उसका नाम रखा, ये फिक्स पॉइंट है, और एक लाइन कहीं भी फिक्स कर लेते हैं। लेट से ये एक लाइन फिक्स कर दी हमने। अब वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं कि जिनका डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से सेम हो। तो इस लाइन को अगर हम कोई भी नाम दे दें, लेट से मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है AB लाइन, CD कोई भी नाम देते हैं, ये पहले फिक्स लाइन थी। अब आपने पॉइंट जब चूज़ करना है तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट इधर से भी और इधर से भी सेम डिस्टेंस पे है। फिर थोड़ा सा इसको मूव करते जाएंगे तो यूँ आपके पास पॉइंट्स की डायरेक्शन जाते जाते यूँ बनेगी, इधर आप मूव करेंगे। अब ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए आप लोगों के सामने, इन पॉइंट्स की खास बात क्या है? ये ऐसे पॉइंट्स जिनके डिस्टेंस दोनों तरफ से सेम है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये देखें, अगर यहाँ फोकस रखा हुआ हमने, फिक्स पॉइंट रखा हुआ है ये वाला, तो अब आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि अगर इस पॉइंट का, इसको P पॉइंट कह देते हैं, यहाँ से डिस्टेंस अगर इसका लेट से 4 यूनिट है, तो इसी P पॉइंट का लाइन से भी डिस्टेंस कितना होगा? 4 यूनिट। अब किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है मैंने, ये भी वही P पॉइंट इसमें मूव करता है तो वेरिएबल पॉइंट है। यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस लेट से 6 यूनिट है तो इस P का डिस्टेंस इस लाइन से भी कितना होना चाहिए? फिर 6 यूनिट। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ से लेट से 3 आ रहा है इस पॉइंट का, तो फिर इधर भी कितना होना चाहिए? 3। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट हैं। अगर मैं इस पॉइंट जनरल आर्बिट्रेरी पॉइंट को P कहूँ, इसको F कहूँ, और यहाँ जहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं इसको हम कोई और नाम दे दें, M कह दें, तो फिर आपको नज़र आ रहा है कि P का डिस्टेंस F से और P का डिस्टेंस M से हमेशा आपके पास क्या आता है? इक्वल आता है। इसको हम ये, अगर ये इक्वलिटी होल्ड करती है तो हम कहेंगे ये सारे वो पॉइंट्स दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट है। और इन पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, आपस में ज्वाइन किया जाए, तो ये जो डायग्राम बनेगी, जो इसका लोकस बनेगा, दैट इज़ नोन एज पैराबोला। अब ये जो फिक्स पॉइंट था, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं फोकस ऑफ पैराबोला, और ये जो फिक्स लाइन है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो ये बातें मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें, फिक्स पॉइंट, इसको नोट बना के लिख लेते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट is called focus of parabola, and fixed line is called
fixed line is called directrix of parabola. Directrix of parabola. ठीक है जी। तो दो चीज़ें इसमें, जो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन की बात हो रही थी, एक को हम कहते हैं फोकस और एक को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब हम इसकी बनाते हैं प्रॉपर डायग्राम और जो पैराबोला के एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि सर्कल अगर हो तो उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक इसका सेंटर और एक इसका रेडियस, एक पॉइंट और एक डिस्टेंस जो है। पैराबोला के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं मैं एक एक करके आपको यहाँ बताता हूँ। पहले डायग्राम इसकी हम प्रॉपर बनाते हैं। अच्छा जी, डायग्राम मैंने बनाई है। ज़रा डायग्राम से पहले एक बात आप समझ लें कि जब भी हम किसी भी कोने को डिस्कस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो मैं सबसे पहले पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद हम उसकी जनरल फॉर्म की तरफ जाएंगे। तो इसके मैं यहाँ हेडिंग लिखता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी? y² इज़ इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड का वर्ड पैराबोला के लिए तब कहा जाता है जब उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो, और वर्टेक्स होता है पैराबोला की कर्व का टर्निंग पॉइंट। ये पैराबोला की कर्व जा रही है और ये जब टर्न करती है तो ये टर्न करके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ रही है, इस टर्निंग पॉइंट को पैराबोला का वर्टेक्स कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कहते हैं जिसमें पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो। तो इसका मतलब है ये जो ओरिजिन है इस वक्त ये इसका वर्टेक्स है। ये लाइन x एक्सिस की लाइन है और ये लाइन y एक्सिस की लाइन है। तो यहाँ जो ओरिजिन रखा हुआ हमने, ये असल में इस केस में क्या चीज़ है? ये इसका वर्टेक्स है। तो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम कहते हैं तो ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई आपके सामने। अब हमने कहा था कि इसमें पैराबोला में एक फ़िक्स पॉइंट और एक फ़िक्स लाइन होती है। फ़िक्स लाइन मैंने ये ड्रॉ की हुई है। इस फिक्स लाइन को हमने क्या नाम दिया था? इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ एक फ़िक्स पॉइंट हमने रखना होता है जिसका नाम हम क्या कहते हैं? ये है पैराबोला का वो फिक्स पॉइंट जिसको हमने डेफिनेशन में फोकस कहा था। तो इसका जो नाम है इसको F से डिनोट करेंगे और है बेसिकली क्या? ये फोकस ऑफ पैराबोला है। तो यहाँ लिख लेते हैं फोकस। ठीक होगी बात जी? इसको F से डिनोट करेंगे और वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस a के इक्वल है, स्मॉल a। और ये वही a है जो आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला a। तो अगर यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस है और यहाँ ओरिजिन है और ये x एक्सिस की लाइन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने फिर? a, 0, चूँकि x एक्सिस में y क्या होता है? 0। सिमिलरली अगर पैराबोला है ये, तो फिर जितना डिस्टेंस वर्टेक्स का फोकस से है, वर्टेक्स चूँकि पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, उतना ही डिस्टेंस फिर वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। तो इसका मतलब है अगर ये ओरिजिन है तो फिर ये डिस्टेंस जो पीछे है वर्टेक्स से लेकर इस लाइन तक का, ये भी किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा। तो ये दोनों अगर a के इक्वल हैं तो एक ओरिजिन से पीछे होने की वजह से उसमें x नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये x इज़ इक्वल टू -a बनेगा। ठीक है जी, यहाँ x -a होगा और ये एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट से गुजरती है, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है कि वही वैल्यू जो होती है x की, वही उसकी इक्वेशन कहलाती है। तो अगर ये वर्टिकल लाइन है और वहाँ से गुजर रही है जहाँ x -a है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी x इज़ इक्वल टू -a होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ एक करके शुरू करता हूँ बात। ये होगी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो लिखना शुरू करें हम, तो एलिमेंट्स में जिस तरह सर्कल के एलिमेंट्स होते हैं ना, पहले सेंटर फिर उसका रेडियस, वो चीज़ें सारी। तो इसका सबसे पहला एलिमेंट जो हम मेंशन करते हैं वो होता है इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स को v से डिनोट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वर्टेक्स कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास इसका फोकस। फोकस अभी मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म के लिए x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और x उसमें a के बराबर होगा और y उसमें 0 होगा। तीसरी चीज़ हमने अभी डिस्कस की थी कि तीसरी चीज़ क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। इस केस में ये एक वर्टिकल लाइन है और जो वहाँ से गुजर रही है जहाँ x -a के बराबर है, तो ये आगे इसकी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन। फिर इसके बाद अगली चीज़ होती है इसके एक्सिस। एक्सिस की लाइन वो होती है जिसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है। तो x एक्सिस की लाइन के अबाउट ग्राफ ऊपर जो देखें बिल्कुल सिमेट्रिक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। तो एक्सिस जो बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? पैराबोला के x एक्सिस।
और अगर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू 0, जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा हुआ है। और आखिरी चीज़ आ जाती है हमारे पास लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या चीज़ होती है देखें ज़रा, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले, फिर आगे चलता हूं मैं। ये बेसिकली ये समझ लें कॉर्ड होती है। जिस तरह आप देखें ना सर्कल अगर आपके पास है तो ये बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, और जो कॉर्ड सेंटर से पास करते हैं उसको हम डायमीटर कहते हैं। इसी तरह से पैराबोला अगर आपके पास है तो पैराबोला के अंदर भी ये बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं इस तरह की, ठीक है। इन्हीं कार्ड्स में से एक ऐसी कार्ड जो फोकस से गुजरे, इस फोकस से, उसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। और ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। तो मैं इसको डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। ये देखें, एक कॉर्ड बनानी है आपने जो कहाँ से पास करे, फोकस से, और एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये एक कॉर्ड ड्रा कर दी हमने। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये फोकस से गुजरी है, फोकल कॉर्ड होगी, और एक्सिस के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर। तो इस कॉर्ड को हम कहते हैं, ये है हमारे पास लेटस रेक्टम। अगर हम इसको ए से बी तक मेंशन कर दें तो ए से लेकर बी तक ये पूरी जो कॉर्ड है इसे हम कहेंगे ये है हमारे पास लेटस रेक्टम। इसकी जो इक्वेशन, जो कि ये भी एक वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट से गुजरती है उसी का एक्स कोऑर्डिनेट उसकी इक्वेशन बनाता है। तो ये अगर a,0 से गुजर रही है वर्टिकल लाइन, तो जो लेट्स इसकी इक्वेशन बनेगी वो x इज़ इक्वल टू a होगी। और इसकी जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये इक्वल होती है 4a के। यही 4 है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गए पैराबोला के एलिमेंट्स। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस और लेटस रेक्टम। उसकी लेंथ और इक्वेशन अलग अलग लिख दी है मैंने। तो ये मैंने एक अभी तक आपके सामने लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके जो क्वेश्चन, जो MCQs आपके पेपर में आते हैं, जिन लोगों ने NET 1-2 दिया हुआ है उनको आइडिया होगा, या जिन्होंने कहीं भी टेस्ट दिया, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उन्हें आइडिया होगा कि पैराबोला की जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं से रिलेटेड MCQs बनते हैं। कोई टेक्निकल बात यहाँ बहुत कम पूछी जाती है। एक पैराबोला की इक्वेशन आपको दे दी जाती है और आपने उसके एलिमेंट्स बताने होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपके सामने इसके एलिमेंट्स लिखे हैं, इसी तरह पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। ये पहली फॉर्म थी जो आपको नज़र आ रही है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे और फेस इसका राइट पे ओपन हो रहा था। इसी तरह इसका फेस लेफ़्ट पे भी ओपन हो सकता है, इसी तरह इसका फेस अपवर्ड भी हो सकता है और इसका फेस डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो ये एक फॉर्म लिखने का मतलब था कि पहले आपको एक फॉर्म के थ्रू चीज़ें समझाई जाएँ। अब मैं ये सारे एलिमेंट्स कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ कि बाकी फॉर्म्स में कैसे आप लिखेंगे। तो इसको मैं अरेज करता हूँ और बाकी फॉर्म्स के लिए एक आपको टेबल सा बना के दिखाता हूँ जिसमें आपको चारों फॉर्म्स जो हैं अच्छी तरह समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने ये 4 डायग्राम्स बनाएंगे। ये 4 असल में स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। इनमें से एक ये भी मैंने दोबारा से बना दी ताकि आपको चारों में डिफरेंस सही तरह समझ आ सके। इन चारों को स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कह रहे हैं हम कि इन चारों में जो कॉमन बात है वो ये है कि इन चारों का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है जी, ये वर्टेक्स मीन टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। अब ये जो केस है जिसमें अभी आपके सामने लिखा है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसकी इक्वेशन थी y² इज़ इक्वल टू 4ax। तो इसका मतलब ये जो पहले वाला केस है इसकी इक्वेशन है y² इज़ इक्वल टू 4ax। जब इसका फेस राइट पे ओपन हो रहा है, जब इसका फेस लेफ़्ट पे ओपन होगा तो इसकी इक्वेशन होगी y² इज़ इक्वल टू -4ax। बस प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस। इसका मतलब जब y पे स्क्वेयर हो और x पे स्क्वेयर ना हो तो या राइट वाला पैराबोला होगा या लेफ़्ट वाला होगा। ये अब अपवर्ड देखें क्या है, अपवर्ड जब होगा तो फिर इसकी इक्वेशन होगी x पे स्क्वेयर आ जाएगा और 4ay। देख लें, ये असल में इसका इन्वर्स रिलेशन कह लें इसको आप, यानी x और y की प्लेस क्या होगी, ये चेंज। अब जब ऊपर की तरफ है तो x पे स्क्वेयर है, शेप ऐसी है 4ay, लेकिन पॉजिटिव। जब नीचे की तरफ होगा तो फिर क्या होगा, x² होगा लेकिन -4ay हो जाएगा। तो ये 4 मैंने आप सामने फॉर्म लिख दिए। ये पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड केसेस हैं। अभी आप लोगों ने सिर्फ एक फॉर्म ये थी, इसके एलिमेंट्स लिखे थे। तो मैं आपको इन चारों में से किसी एक के एलिमेंट्स सिर्फ लिख के बताता हूँ ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। बाकी बुक में एक टेबल बना हुआ है 6.4 से पहले, अगर आप वो देख लें तो वहाँ इनके सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। सिर्फ आपको समझाना रिक्वायर्ड था कि आप किस तरह ये समझ सकें। अब लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ एक फॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसका फेस शिफ्ट हुआ है उस तरफ। तो जो चीज़ें चेंज नहीं होंगी वो कौन सी होंगी, देखें वर्टेक्स इसका चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट वर्टेक्स चारों फॉर्म्स के अंदर सेम ही है, वो क्या है, ओरिजिन पे।
फोकस कहाँ पे चला गया देखें, पहले फोकस था राइट पे तो ए ज़ीरो था, अब लेफ़्ट पे चला गया, यहाँ पे फोकस आ गया तो अब हो जाएगा -a0। ये फ़र्क पड़ गया फोकस में। डायरेक्ट्रिक्स पहले लेफ़्ट पे थी तो नेगेटिव थी, अब राइट पे आ चुकी है यहाँ पे, तो अब ये वर्टिकल लाइन है लेकिन ये पॉजिटिव ए होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन आ गई है फोकस के बाद ये आपके पास आ गई है x = +a। ठीक है जी, ये होगी बात। आगे चलते हैं फिर इसके से पैराबोला के एक्सिस। तो एक्सिस आप देख सकते हैं कि एक्सिस वही लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन, तो हम उसी तरह कहेंगे एक्स एक्सिस इसके एक्सिस हैं, और इक्वेशन में देखें तो y = 0। ये भी हो गया क्लियर जी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बारी लेटस रेक्टम की। तो वो आपने देखा है कि अगर इसको इक्वेशन में देखेंगे तो ये है लेटस रेक्टम इसका, यहाँ से पास करती हुई एक लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन, इसको हम ए बी लाइन कह सकते हैं, ए बी कॉर्ड कह सकते हैं, सॉरी। इसकी इक्वेशन होगी x = -a। इक्वेशन अगर लिखें हैं तो x = -a, और अगर इसकी लेंथ देखें तो लेंथ वही रहेगी सेम 4a। इसका मतलब चारों फॉर्म्स के अंदर आपको एक बात कॉमन नज़र आ रही है कि 4a और इसका मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ चारों फॉर्म्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिर्फ जो चीज़ चेंज होती है वो उसकी इक्वेशन है। राइट पे जब राइट साइड में बनाया था तो x = +a थी, लेफ़्ट पे बनाया तो x = क्या होगी, -a। इसी तरह इसमें हम देखेंगे तो इसमें यहाँ अगर फोकस है तो ये होगा लेटस रेक्टम, और इसमें अगर यहाँ फोकस है तो ये होगा लेटस रेक्टम। और ये चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो इसमें अगर इसकी इक्वेशन बनानी होगी तो वो होगी y = +a, और इसमें अगर बनानी होगी हमने तो ये होगी y = -a। ठीक है, इस तरह से मैंने सिर्फ एक फॉर्म के एलिमेंट लिखे हैं, बाकी ये सारे टेबल बुक में बना हुआ है, और ख़ुद भी आप लिखें ताकि आपकी अपनी रिवीजन भी हो जाए। तो ये पैराबोला के स्टैंडर्ड केसेस थे। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और फिर हम इसके जनरल केस की तरफ जाते हैं ताकि वो भी आपको क्लियर हो। ये मैं डायग्राम रेज नहीं कर रहा ताकि ये आपके सामने बनी रहे, और बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिलना है। एक ये वाली फॉर्म डिस्कस करने से बाकी फॉर्म्स हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जी अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर मैं इसकी जनरल फॉर्म की तरफ जाऊँगा। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला है आपके पास। तो जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने फोकस वर्टेक्स फाइंड किया, तो सबसे पहले आप देखा करेंगे पैराबोला की इक्वेशन किसके साथ रिजेंबल कर रही है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, तो y पे स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसके साथ इसकी रिजेंबलेंस बन रही है। तो यहाँ से हम फिर कंपेयर कर लेते हैं। अगर इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ y² = 4ax के साथ, तो हमें ये पता लग रहा है यहाँ से देख के कि जो 4a है वो किसके इक्वल है, 8 के। ये जो a होता है इसका बड़ा मेजर रोल होता है। a मिल जाए तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से फिर आपके पास a कितना आ जाएगा, 2, और a2 आ चुका है, तो इसका मतलब है वहाँ हर एलिमेंट तक हमारी अप्रोच हो गई है। वर्टेक्स तो आप जानते हैं, चूँकि आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। वर्टेक्स के बारे में आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे। फोकस जो है वो आपके सामने अभी भी डायग्राम बनी है, a0 पे होता है। तो a0 चूँकि a2 है तो ये हो गया 2 0 पे। उसके बाद बारी आती है किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की। ये 3 चीज़ें आम तौर पे आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। तो x = -a और a आपके पास 2 है तो x = -2। ये लें जी, ये मैंने इसके जो एक क्वेश्चन के एलिमेंट सारे के सारे आपको लिख के बता दिए। एक और भी कर लेते हैं। यही अगर सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी हो, और पैराबोला की इक्वेशन में थोड़ी चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि x² = 16y, ये एक इक्वेशन है। अब इसकी रिजेंबलेंस किसके साथ है, इसकी रिजेंबलेंस बन रही है x² = 4ay के साथ, और x पे स्क्वायर है, राइट साइड पॉजिटिव है, तो उसका मतलब पैराबोला की ये शेप है। ये रफ सी स्केचिंग करके ना फ़ौरन आप चीज़ें गेस कर लिया करें क्या क्या बन सकती हैं। यहाँ से अगर हमें आइडिया हो गया कि इसकी डायग्राम जो है वो इस तरह की बन सकती है और ये इस तरह का पैराबोला हो सकता है, तो अब एलिमेंट्स लिखने में हमें आसानी होगी। देखें किस तरह से, ये आपके पास थोड़ा सा हम जल्दी में बना रहे हैं ज़रा। ये अपवर्ड क्यों ओपन हो रहा है, जो कि एक्स पे स्क्वायर और राइट साइड क्या है, पॉजिटिव है। तो 4a कंपेयर करें तो पता लगता है कि 4a = क्या है, 16। यहाँ से a मिल गया हमें कितना, 4। ठीक है जी। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे। तो अगर हमसे वो वर्टेक्स फाइंड करने का कहता है तो हम फ़ौरन कह देंगे कि वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे। फोकस अगर हमें फाइंड करने का कहा जाए तो आप देखें वर्टेक्स के ऊपर ये इस लाइन पे आता है फोकस आपके पास।
तो ये अगर फोकस है और ये डिस्टेंस आप जानते हैं ए के इक्वल होता है, तो फोकस होगा 0, A, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ a 0 था, यहाँ 0 a हो गया, तो 0, A का मतलब है 0,4। और डायरेक्ट्रिक्स की जहाँ तक बात है तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन इक्वी डिस्टेंट होती है, जितना वर्टेक्स से फोकस दूर है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स दूर होगी। तो आपको a यूनिट नीचे आना पड़ेगा, और नीचे जब आएंगे ओरिजिन से तो आप जानते हैं y नेगेटिव हो जाएगा, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है डायरेक्ट्रिक्स की। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन सिर्फ y में होती है, तो y इज़ इक्वल टू -a हो जाएगी। वहाँ वर्टिकल लाइन थी तो वो x में थी, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन तो वो किस में है, y में, तो y इज़ इक्वल टू -a, और a आपके पास है 4, तो y इज़ इक्वल टू -4 या y + 4 = 0 इसकी इक्वेशन आ गई। तो दो मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये बता दिया है कि एलिमेंट्स आपने कैसे करने हैं। अब हम आते हैं पैराबोला की जनरल इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं लेकिन जनरल फॉर्म से क्वेश्चन भी आते हैं, तो जनरल फॉर्म भी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। अब जनरल फॉर्म कब कहेंगे उसको? स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो होगी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, जनरल फॉर्म उसको कहते हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो। तो उसके भी जिस तरह इसके 4 केसेस थे, राइट, लेफ़्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इसी तरह इन चारों का अगर जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से हट जाए, किसी और जगह चला जाए, तो फिर वो जो 4 फॉर्म्स बनेंगी उन्हें हम उनकी जनरल फॉर्म्स कहेंगे। तो आप देखते हैं वो किस तरह से करना है, तो वो भी आपके सामने लिख के आपको बताता हूँ मैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन का। और जिस तरह आपने ये लिखी है आपके सामने, और इस डायग्राम की स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखी है y² 4x। तो जब आप किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं होता। y² 4x इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की। तो मैं अगर y की जगह लिख दूँ y - k और x की जगह लिख दूँ x - h, तो ये मेरे पास वो जो पैराबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था वो अब आ जाएगा जनरल फॉर्म में। फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो ओरिजिन से हट जाएगा। तो पहले वर्टेक्स कहाँ पे था? ओरिजिन पे। अब वर्टेक्स होगा h और k पे। ये जो x और y में से माइनस हुआ है, x में से h, y में से k, ये असल में नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये समझ लें कि नया ओरिजिन नए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब है अब सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि वर्टेक्स अपनी जगह से हट गया, शेप इसकी ऐसी रहेगी। सिर्फ होगा क्या कि लेट से अगर मैं कहता हूँ ये XY प्लेन है, यहाँ ओरिजिन है, पहले वर्टेक्स यहाँ पे था, अब इसी के पैरेलल कहीं इधर 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 कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं कहता हूँ पैराबोला यहाँ चला गया है, ये पैराबोला आ गया, ये आ गई उसके वर्टेक्स में, वर्टेक्स की पोजीशन ये वाली, तो अब ये वर्टेक्स है इसका, तो डेफिनेटली ओरिजिन में तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोई x कोऑर्डिनेट भी होगा और इसका कोई y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ये असल में चैप्टर 4.2 में आपने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा था। तो ये समझ लें कि ये पैराबोला ट्रांसलेट हो गया है। इसके एक्सिस x वाले एक्सिस x के पैरेलल हैं, y के पैरेलल आ रहा है। तो जो पैराबोला है उसकी शेप वैसी ही है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हुई है, ओरिजिन चेंज हुआ है उसका, वर्टेक्स जो था पहले। तो अब देखिए ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, बाकी चीज़ें भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी होंगी चेंज। जैसे मिसाल के तौर पे अब अगर मैं इसका फोकस देखूं तो पहले फोकस कहाँ पे था, ये लिखा हुआ है आपके सामने a,0 पे। अब करना क्या है, ज़रा अच्छी तरह ध्यान से बात सुननी है। एक बड़ा सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ, वो मेथड आपको चारों कॉनिक्स में काम आता है। सर्कल जो कि उसके मेथड के अलावा भी होता है, इसलिए हम वहाँ मेथड लगाते नहीं, लेकिन जिसका एडवांटेज ज़्यादा आपको कब होगा, पैराबोला में, एलिप्स में और हाइपरबोला में। किस चीज़ का एडवांटेज? कि पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म के एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म के एलिमेंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये पहला एलिमेंट तो कन्वर्ट हो गया h और k की वजह से। दूसरा एलिमेंट है फोकस हमारे पास a0। देखें फोकस था a,0। मैं स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैंने इसको जनरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म का आप अपने माइंड में लेके आएंगे इससे रेलिवेंट। और जो x में से माइनस हुआ है वो h है, तो जो x में से माइनस होगा उसको x कोऑर्डिनेट में प्लस करके बैलेंस करना है, रिवर्स इफेक्ट उसका करना है आपने, देखना है। अब y में से k माइनस हो रहा है तो इधर y में आपने k ऐड करके उसको बैलेंस करना है। जो यहाँ प्लस होगा वो यहाँ माइनस, जो वहाँ माइनस वो यहाँ प्लस। तो नया जो फोकस बना हमारे सामने वो बन गया है a + h, k। अब ये वाली बात जो मैंने ऊपर लिखा था ना वर्टेक्स, अगर ये वहाँ अप्लाई करें बात, तो देखें क्या होगा। वर्टेक्स h और k है ना, अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज आपको नहीं समझ आ रही वर्टेक्स क्या लिखना है, तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स माइंड में लाएँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स था 0,0, तो आपने स्पेस छोड़ दी। अब वही बात है, जो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स ना। अब x में जो माइनस हो रहा है वो h है, वो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड, और y में जो माइनस हो रहा है वो क्या है, वो यहाँ हो जाएगा ऐड।
तो देख लें नया वर्टेक्स क्या आया h, k। तो ये बस आपने इफ़ेक्ट को बैलेंस करना है, माइनस वालों को प्लस और प्लस वालों को माइनस कर देना है। तीसरी चीज़ थी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स थी x इज इक्वल टू माइनस ए, जब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में था। अब x में क्या चेंज आया देखें ज़रा, पहले यहाँ 4ax था तो x इज इक्वल टू माइनस ए था, अब यहाँ 4ax माइनस एच है। अगर h माइनस हो रहा है तो यहाँ x कोऑर्डिनेट में h प्लस कर दें। अगर ये y में होती तो मैं यहाँ k प्लस करता। तो x वाला इफेक्ट x वाले कंपोनेंट्स में, y वाला इफेक्ट y वाले कंपोनेंट्स में। अगली बारी आती है इसके एक्सिस की। पहले इसके एक्सिस थे x एक्सिस, जिसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 0। अब y में जो चेंज आया माइनस k हुआ है ना, पहले तो y स्क्वायर था तो ये इसके एक्सिस थे, अब y माइनस k है, k माइनस हो रहा है तो वो k यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू k। ये आ गई नई एक्सिस की लाइन। और आखिरी चीज़ क्या है, लेटस रेक्टम। इसकी आमतौर पे हमसे लेंथ ही पूछी जाती है, तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये ज़रा सारे ध्यान से सुन लें आप लोग के, ये कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आपने पैराबोला जर्नल फॉर्म में लिखा है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। वो देखें पहले भी 4a ही था और अभी भी 4a ही है, तो इसका मतलब है ये जो लेंथ है 4a यहाँ से यहाँ तक, ये पहले भी वही थी और अब भी वही है। चूँकि पैराबोला के साइज़ बड़ा नहीं है, पोजीशन चेंज हुई है, तो साइज़ अगर सेम है तो इसका मतलब है लेंथ भी क्या होगी, सेम। तो ये मैंने आपको जनरल फॉर्म, एक जनरल फॉर्म के एलिमेंट लिखना सिखाएं। अब देखें ये तो एक थी ना, आपने अगर मैं यहाँ समराइज़ करूँ बात, तो आप लोगों ने किया क्या है कि ये जो इक्वेशन थी y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax, इसकी जनरल फॉर्म बनाई, y की जगह y माइनस के कर दिया और x की जगह आपने कर दिया x माइनस एच। अगर ये प्लस वाला है तो ये बनेगी प्लस के साथ, अगर ये माइनस वाला है तो बनेगी माइनस के साथ। अब जो बाकी फॉर्म जो हैं वो कौन सी हैं, एक ये भी आपने फॉर्म पढ़ी थी, इसके लिए क्या होगी जनरल फॉर्म, x की जगह x माइनस एच और y की जगह y माइनस के। प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस कर देंगे। अब तो मैंने एक के एलिमेंट लिखना, आपको बैलेंस करना सिखाएं, बाकी के एलिमेंट्स आपने ख़ुद बैलेंस करने ताकि आपका ये वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी बात। तो पैराबोला का जो टॉपिक है वो हमने स्टैंडर्ड और जनरल दोनों फॉर्म्स पढ़ लिए हैं। अब पैराबोला से रेलेवेंट, पैराबोला से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद जब क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे कंप्लीट तो फिर एक दो रिजल्ट्स लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, और उसके बाद इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ एक दो इससे रिलेटेड। अच्छा जी, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। पहले हमने, आपको याद होगा, दो एग्जांपल्स की थी जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के एलिमेंट्स लिखे थे। अब मैंने ये तो फिर भी अरेंज नहीं किया था कि ये बेसिक आइडिया आपके माइंड में रहे। अब मैंने कहा जी आपने फाइंड करना है वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, और ये एक आपको इक्वेशन दी गई है। तो एक चीज़ आप ये भी लर्न कर लें, एक चीज़ आप ये सीख लें कि पैराबोला के इक्वेशन देख के कैसे पता लगता है कि ये पैराबोला है या नहीं। एक बात तो याद रखें कि पैराबोला के जो चार केसेस हैं, राइट वर्ड ओपन होना, लेफ्ट वर्ड होना, अपवर्ड होना या डाउनवर्ड होना, उन चारों के अंदर याद रखा करें या एक्स पे स्क्वायर होता है या वाई पे, दोनों पे इकट्ठा स्क्वायर कभी नहीं आता। तो यहाँ देखें अब वाई पे स्क्वायर था और एक्स लीनियर था, तो हमने कहा राइट पे ओपन हो रहा है। अगर ये नेगेटिव होता हम कहते हैं लेफ्ट पे हो रहा है, और अगर एक्स पे स्क्वायर हो, वाई लीनियर हो, तो फिर हम कहते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड वाला केस है। तो अब आप पहले तो ये अंदाज़ा लगा लें कि ये पैराबोला है या नहीं। तो हमें कैसे पता लग रहा है पैराबोला है ये, क्योंकि एक्स में देखें पावर 2 है जबकि वाई की पावर क्या है 1, तो एक वेरिएबल की डिग्री 2 और एक की 1 हो तो हम कहते हैं ये पैराबोला। ये तो क्लियर हो गया कि ये पैराबोला है। अब अगली बात क्या है, अगली बात ये होती है हमारे पास कि हम ये देखें कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है। टोटल तो इस तरह की 8 फॉर्म्स हैं, 4 स्टैंडर्ड और 4 जनरल। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान ये होती है कि उसमें सिर्फ होती ही 2 टर्म्स हैं, एक डिग्री 2 वाली, डिग्री 1 वाली। अगर 2 टर्म्स के अलावा भी टर्म्स आ जाएं तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो देख लें स्क्वायर वाली भी है, ये भी है, लेकिन इसके साथ 2 टर्म्स और भी हैं। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है और एक्स पे स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फिर इस तरह की फॉर्म बन रही है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। चूँकि जनरल फॉर्म फिर जिसमें एक्स पे स्क्वायर हो वैसे ही हो सकती है। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a और फिर y माइनस के या प्लस की या माइनस, इसका मतलब इस तरह की फॉर्म ये एक्सपेक्टेड है। और यहाँ अगर प्लस हुआ तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा और माइनस हुआ तो हम कहेंगे पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड ओपन हो रहा है।
तो डिपेंड करता है। और पहले हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का होने का मतलब ये हो गया कि अब हमें x का स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो पहला काम तो ये करें कि इस इक्वेशन को आप लिखें इस तरह से कि आप इसमें x का स्क्वायर कंप्लीट करें। तो x वाले टर्म में एक तरफ करता हूँ, देखें x माइनस 4x और y वाली टर्म्स जो हैं और जो कांस्टेंट है वो मैंने राइट पे शिफ्ट कर दी। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह y और x एक तरफ हो जाएं। स्क्वायर कंप्लीट करने के आप स्टेप सारे जानते हैं। x स्क्वायर है माइनस 4x है, x के कोशेंट का हाफ 2 बनता है, तो 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने। तो 2 का स्क्वायर दोनों तरफ यानी 4, ये दोनों तरफ हमने ऐड किया है। इधर बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर बन गया 8y माइनस 0, ये कट गया। अब आप इसको लिखें तो ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई माइनस 0। मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ रिजेम्बलेंस बन जाए। अब समझ आ गई मैं बात कि ये प्लस वाला केस बन रहा है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। तो प्लस वाले में पैराबोला किधर ओपन होता है? अपवर्ड। अब यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब लिखते हैं एलिमेंट। सबसे पहले बात आती है वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स मैंने कहा आप सबसे पहले अपने माइंड में स्टैंडर्ड फॉर्म लाया करें। स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स कहाँ पे होता है? 0 0 पे। ऐसे ही है। अब ये 0 0 पे हो गया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म का था, तो इस फॉर्म का कैसे आएगा? तो कोई इशू नहीं है। x में क्या चेंज आया है? 2 माइनस हो रहा है ना, तो आप यहाँ 2 प्लस कर दें। और y में देखें क्या चेंज आया है? कोई चेंज नहीं है। 0 माइनस हो रहा है तो 0 प्लस कर दें, कोई इशू नहीं होगा। तो वर्टेक्स बन गया 2, 0। तो जो x और y में से माइनस होते हैं वही असल में आपको याद हो अगर, तो ये h और k होते हैं। तो h और k ही असल में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। ये लें जी, वर्टेक्स आ गया। उसके बाद बारी आती है फोकस की। अब इस तरह की फॉर्म का अगर आप भूल ना गए हो तो मैं थोड़ा सी बड़ी डायग्राम बनाता हूँ। मैंने आपको आज ये बात समझाई है कि इस तरह की फॉर्म का जो फोकस होता है ये होता है 0, a पे। तो पहले लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म का 0, a पे। a कितना है हमारे पास? अब a हमने कैलकुलेट अभी तक नहीं किया हुआ। a इसको देख के देखें तो ये 4a किसके इक्वल है? यहाँ से 8 के। तो ये साइड पे कहीं देख लें, अगर 4a, बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 4a अगर 8 के इक्वल है तो a किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो ये a कितना हो गया? 2। तो 0, a स्टैंडर्ड फॉर्म का था, यहाँ पे आ गया 0, 2। अब x में क्या चेंज आया? 2 माइनस हो रहा है तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा? प्लस। और y में कोई चेंज नहीं आया तो y का कोई चेंज नहीं होगा। तो जो फोकस आ गया वो आ गया 2, 2 पे। तीसरी चीज़ हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो कि अब ओरिजिन से नीचे है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर होती तो ये होती जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन y में होती है और ओरिजिन से नीचे y नेगेटिव होता है तो y इज इक्वल टू माइनस a। ये तो आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में y इज इक्वल टू माइनस a और a किसके इक्वल है? 2 के। तो y इज इक्वल टू -2। अब जनरल फॉर्म है क्या? अगर y में कोई चेंज आया तो यहाँ बैलेंस कर दें। y में 0 चेंज है, कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ भी अगर वहाँ 0 माइनस यहाँ 0 प्लस कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y इज इक्वल टू -2 आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक होगी बात जी? 3 चीज़ें उसने हमसे पूछी थी, 2 वैसे मैं लिख देता हूँ। अगर हमसे वो एक्सिस पूछ ले, एक्सिस ये लाइन है इस वक्त इसकी, जो कि असल में y एक्सिस की लाइन है और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये होगी। अब x में जो चेंज आया हुआ है -2 वो यहाँ ऐड कर दें। तो इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू आपने जनरल फॉर्म तक अप्रोच कर लेनी है। और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है अगर ये वो आपसे पूछता है तो टोटल लेंथ होती है 4a और 4a किसके इक्वल आ रहा है? यहाँ से कंपेयर किए जब हमने तो 8 के इक्वल, तो 4a इज़ इक्वल टू 8 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन करने से आप इस काबिल हो गए हैं कि पैराबोला की इस तरह की फॉर्म आए तो उसके भी एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। पेपर में आमतौर पर कोई एक एलिमेंट आपसे पूछता होता है, सारे कभी नहीं पूछता। या फोकस पूछ लेगा या वर्टेक्स या डायरेक्ट्रिक्स या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या उसके एक्सिस पूछ लेगा आपसे। तो पैराबोला का जनरल केस भी हो गया, स्टैंडर्ड केस भी हो गया। अब पैराबोला के साथ जो और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हम देख लेते हैं और उसके बाद लेक्चर को हम क्लोज़ करते हैं फिर। अच्छा जी, अब पैराबोला की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो आप याद रखें कि पैराबोला के जो इक्वेशन है वहाँ से हमें एक बात समझ आती है, वो ये समझ आती है कि पैराबोला का किसी भी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट कहते हैं y कोऑर्डिनेट को, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोला इज़ मीन प्रोपोर्शनल। किस किस का मीन प्रोपोर्शनल होता है? अब मैं ये बात बोलता हूँ फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज़ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड एब्सिसा।
एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो ऑर्डिनेट होता है वो असल में मीन प्रोपोर्शनल है, और मीन प्रोपोर्शनल हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। तो ये देखें ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। तो किस किस का है जी, बिटवीन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी 4a एंड एब्सिसा, एब्सिसा मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो बल्कि पहले वर्डिंग में लिखते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और मल्टीप्लाइड बाय एब्सिसा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्डिनेट का मतलब हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और लेटेस्ट रेक्टम में क्या होता है, लेंथ इसकी 4a, और एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये देखें अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या बनता है, स्क्वायर करने से बनता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका मतलब है जो इस तरह का स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, इस तरह का पैराबोला, उसमें हमेशा जो ऑर्डिनेट होता है वो लेटेस्ट रेक्टम और एब्सिसा का मीन प्रोपोर्शनल यानी ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ में बात इस तरह आ सकती है कि ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज़ के बाद आगे ऑप्शंस बने हो 4 और ब्लैंक बनी हो, इज़ मीन प्रोपोर्शनल या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन या अरिथमेटिक मीन, 4 ऑप्शंस हों, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीन प्रोपोर्शनल, इस तरह कोई हो। तो आपने कौन सा चूज़ करना है, ज्योमेट्रिक मीन या मीन प्रोपोर्शनल अगर वहाँ लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारे पास इसका एमसीक्यूज़ के हवाले से इसकी प्रेजेंटेशन ये होगी। दूसरा रिज़ल्ट ये है हमारे पास पैराबोला के हवाले से कि अगर हम पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, ये देखें ये एक पैराबोला बना लेते हैं और पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है। तो ये डायग्राम बना ली मैंने रफ सी, और ये मैं कहता हूँ कि पैराबोला का एक पॉइंट है मेरे पास, कोई भी कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले लेते हैं, P पॉइंट है, इस पे अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए, ठीक है, टेंजेंट लाइन बनाता हूँ इसमें आपके सामने में, और फिर आपको समझाता हूँ कि क्या बात हमने करनी है। तो टेंजेंट एट एनी P पॉइंट P ऑफ ए पैराबोला, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है, और एक लाइन हम बनाते हैं जो P से गुजर रही हो और एक्सिस के पैरेलल हो। ये आप याद रखें, ये पैराबोला के क्या है, असल में एक्सिस है, ये इसका वर्टेक्स है, और एक लाइन हम बनाते हैं जो P से गुजरे और एक्सिस के पैरेलल हो, ये लाइन है। अब ज़रा बात समझिएगा आप लोग कि मैं इसमें क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ले जी, ये पैराबोला की एक्सिस हो गए, और यहाँ ही एक्सिस के ऊपर आप जानते हैं एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस। तो पैराबोला जो है उसकी अब प्रॉपर्टी ये कहती है, ज़रा मैं एक बात बोलता हूँ आप सुने, फिर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ ए पैराबोला, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ ए पैराबोला makes equal angles with the line PF and the line through P and parallel to axis of parabola। अब इस बात की आसान वर्डिंग क्या है कि किसी भी पैराबोला के पॉइंट P पे जब टेंजेंट ड्रा किया जाए तो वो टेंजेंट इक्वल एंगल बनाता है। किस किस के साथ बनाता है एंगल, विद द लाइन PF, PF लाइन के साथ, ये PF लाइन है, ठीक है, with the line PF and the line through P and parallel to axis of parabola। और ये जो लाइन ऊपर नज़र आ रही है, अगर मैं इसको लाइन L कह दूँ तो लाइन L क्या है, बेसिकली जो P से गुजर रही है और एक्सिस के पैरेलल है, और F क्या है, फोकस है। तो देखें टेंजेंट का एंगल इधर अगर बनाएंगे, टेंजेंट का एंगल अगर ये थीटा है तो टेंजेंट का एंगल उस लाइन के साथ भी क्या होगा, थीटा। तो ये रिजल्ट है कि टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द लाइन PF एंड द लाइन थ्रू P एंड द एक्सिस के एंड द लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। इन दो एंगल्स को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये भी अपने पास नोट कर लीजिएगा बात। जो लाइन टेंजेंट का एंगल बनता है PF के साथ, यानी एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड द PF लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल between the tangent and the line through P and parallel axis of parabola is called angle of reflection। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये आपके पेपर में MCQs में ये बातें पूछी जा सकती हैं। दो प्रॉपर्टीज़ होगी जी। तीसरे नंबर पे फिर प्रॉपर्टी तो नहीं है, अब तीसरी एक बात हम वैसे यहाँ लिखते हैं कि हमने अगर पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म लिखनी तो भी हमें पता नहीं चाहिए बात, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, हर एक कोने की दो तरह की इक्वेशंस हैं, जनरल इक्वेशन और पैरामीट्रिक। तो जनरली अगर हम देखें बात करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर लिखा हुआ है आपके पास, या
ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारे पास, और ये हो गया y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। ये इसकी होगी कौन सी फॉर्म, ये जनरल, और ये कौन सी है स्टैंडर्ड। जब x और y इकट्ठे लिखे हों तो हम कहते हैं ये जनरल रिलेशन है आमतौर पे। अब आपने क्या करना है, इसके लिखना है पैरामीट्रिक। तो ये अगर जनरल रिलेशन हो तो जो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी वो ये होगी, x इज़ इक्वल टू at स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू 2at। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होगी इसी इक्वेशन की। अगर आप यहाँ देखें तो पैरामीटर t है, t एलिमिनेट करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ये आपने चैप्टर 1 में 1.1 में ये काम किया होता है। और अगर ये होगा तो कोई चेंज नहीं करना, वही देखें वहाँ जहाँ x है, अगर x में से x h माइनस हो रहा है तो उसमें से आप h प्लस कर दें, और y में से अगर k माइनस हो रहा है तो वहाँ क्या कर दें आप, y इज़ इक्वल टू k प्लस 2at कर दें बस। तो ये दो जो हैं ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, और ये दो जो हैं ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बाद अब पैराबोला को हमने कोशिश की है कि हर लिहाज से डिस्कस कर लिए जाए। डायग्राम्स हो गई, इसकी डायग्राम साथ जनरल फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, फिर एक एग्जांपल हमने जनरल फॉर्म की जिसमें एलिमेंट्स निकाले। ये कोई 2-3 प्रॉपर्टीज़ लिखी है मैंने, और जिनके MCQs आपके किसी भी तरह इनको यूज़ करके बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो बाकी जो बुक में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एक नज़र आप अगर उनको भी पढ़ लें तो थोड़ा सा वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया जो है वो मज़ीद मिल जाता है MCQs के हवाले से। तो बहरहाल ये चीज़ें अगर आपकी आज की क्लियर हो गई हैं तो ये पैराबोला का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह उसमें हम 6.5 यानी एलिप्स और 6.6 जो हाइपरबोला है वो करेंगे। एलिप्स और हाइपरबोला का जो टॉपिक है वो आपस में काफ़ी हद तक मैच करती हैं चीज़ें उनकी। तो एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एलिप्स और हाइपरबोला दोनों पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो लेक्चर का आखिरी फेज़ है वो होगा हमारा। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।